सिंहला को नेशनल लैंग्वेज बनाते ही बवाल हो गया। राजीव गांधी के एक फैसले ने भारत का स्टैंड ही बदल दिया। एलटीटीई कुछ भी करके राजीव को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहती थी। पीस कम्युनिकेशन में हुआ कुछ ऐसा कि एलटीटीई के पास इन्विटेशन ही नहीं गया। इस फैसले ने सारे ऑफिसर्स को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई में खामखा भारत के 1200 सैनिक मारे गए। एक ऐसा नाम उभरा जो तमिलियों के लिए उनकी पहचान का प्रतीक बन गया। श्रीलंका को एंशिएंट पीरियड से बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे लंका द्वीप, तंबापानी, सिंहल द्वीपा। इसको अरब ट्रेडर्स ने नाम दिया सेरेनदिप। 1505 से 1658 के बीच पोर्टुगीज ने नाम दिया सिलाओ। डच रूल के दौरान इसे नाम मिला सीलन और ब्रिटिश रूल के अंदर इसे नाम दिया गया सिलोन। 1948 में सिलोन को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, जिसके बाद 1972 में इसको नाम दिया गया श्रीलंका। श्रीलंका का मतलब होता है समृद्धि का टापू। आज़ादी के बाद श्रीलंका की पॉपुलेशन दो मेजर कम्युनिटीज में डिवाइडेड थी, जहां सिंहाली 73.9% थे, तो वहीं श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स मिलाकर थे 17.3%। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1815 से 1948 तक रहा और इस दौरान ब्रिटिश का मेन फोकस श्रीलंका के टी, कॉफी, कोकोनट्स और रबर में मॉनेटरी प्रॉफिट कमाना था। लेबर की कमी के चलते ब्रिटिश ने इंडिया से तमिल्स को टी प्लांटेशन में काम करने के लिए बुलाया। इसी दौरान अमेरिकन सिलोन मिशन ने जाफना में इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, जिससे वहां की तमिल पॉपुलेशन को इंग्लिश स्किल्स मिल गई। क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर्स को ज्यादा फेवर करते थे, इसलिए सिविल सर्विसेज में तमिल सिंहालीज के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल होने लगे। 1919 में मेजर सिंहालीज और तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर सिलोन नेशनल कांग्रेस का गठन किया, जिसकी लीडरशिप पोन्नाबल्लम अरुणाचलम के पास थी। इसका ऑब्जेक्टिव कॉलोनियल गवर्नमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर बनाना था। उस समय के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर विलियम मैनिंग ने भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर दिया और 1920 में कोलंबो टाउन सीट क्रिएट की गई, जो बारी बारी से तमिल और सिंहालीज के बीच में ऑल्टरनेट तरीके से दे दी जाती थी। 1935 में बनी पॉलिटिकल पार्टी लंका समाज पार्टी के मेंबर्स एनएम प्रेरा और फिलिप गुनरवंदना ने 1936 में स्टेट काउंसिल ऑफ इलेक्शंस के बाद डिमांड की कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाकर उसकी जगह सिंहाली और तमिल को लाया जाए। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ब्रिटेन भी कमजोर हो गया था। नवंबर 1936 में एक मोशन इसके लिए पास किया गया, जिसमें कहा गया कि आइलैंड की म्यूनिसिपल और पुलिस कोर्ट्स में प्रोसीडिंग वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में होगी और पुलिस स्टेशंस में एंट्री इसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड भी की जाएगी, जिसमें वो ओरिजिनली स्टेटेड हों। ये मोशन स्टेट काउंसिल के द्वारा पास किया गया और लीगल सेक्रेटरी को इसको रेफर कर दिया गया। हालांकि 1944 में नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर जे.आर. जयवर्धना ने स्टेट काउंसिल में प्रपोजल रखा था कि इंग्लिश की जगह सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। 1948 में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद एथनिक टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई। अब सिलोन पार्लियामेंट ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया, जिसे सिलोन सिटीजनशिप एक्ट कहा गया। इस लॉ ने जानबूझकर इंडियन तमिल एथनिक माइनॉरिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया, क्योंकि इसने उनके लिए देश की सिटीजनशिप पाना लगभग मुश्किल कर दिया था। लगभग 7 लाख इंडियन तमिल्स स्टेटलेस हो गए और अगले 3 दशकों में 3 लाख से ज्यादा इंडियन तमिल्स को डिपोर्ट करके वापस भारत भेज दिया गया। 2003 यानी इंडिपेंडेंस के 55 साल बाद श्रीलंका में रहने वाले सभी इंडियंस तमिल्स को सिटीजनशिप दे दी गई, लेकिन अब तक वे आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5% हिस्सा ही रह गए थे। 1950 से पहले श्रीलंकन तमिल्स को छोड़कर कई माइनॉरिटी ग्रुप्स पर सिंहालियों ने अटैक किए थे। सिंहाली में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और मलयाली शामिल थे। शुरुआती समय में सिंहाला बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडा मुख्य रूप से फॉरेन और रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज के खिलाफ था। ये सिचुएशन 1950s में बदल गई, जब श्रीलंकन तमिल्स को फिर से ट्रेडिशनल एनिमी ऑफ द सिंहालीज के रूप में देखा जाने लगा। 1948 में इंडिपेंडेंस के समय तमिल सिविल सर्विस के हायर रैंक में लगभग 30% थे, जबकि वे आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन का करीब 20% ही हिस्सा थे। 1956 में प्राइम मिनिस्टर आर.डी. बंदरनाइका ने सिंहाला ओनली एक्ट पास किया, जिसने इंग्लिश को हटाकर सिंहाला को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सिलोन की तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन मूर्स ने इस एक्ट लिंग्विस्टिक, कल्चरल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन माना। कई तमिल स्पीकिंग सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स को रिजाइन करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे सिंहाला में फ्लुएंट नहीं थे। इसके बाद सिंहालीज मॉब ने सिंहालीज मेजॉरिटी एरियाज में सैकड़ों तमिल्स पर हमला कर दिया और ऐसा ही सेम तमिल मेजॉरिटी एरियाज में सिंहालियों के ऊपर किया गया। इसी बीच नवंबर 26, 1954 में जन्म होता है वेलुपिल्लई प्रभाकरन का,
जिनके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि ये बच्चा आगे चलकर देश का एक बड़ा नाम बन जाएगा। अमीर तमिल परिवार में जन्म लेने वाले प्रभाकरन अपने कल्चर से बेहद जुड़ाव रखते थे। 1970s के दौरान पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लागू की गई। इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनकी लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले एप्लीकेंट्स की संख्या के प्रोपोर्शन में दिया जाने लगा। अब तमिल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सिंहाली स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते थे। जैसे मेडिकल में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तमिल स्टूडेंट्स के लिए अगर 400 में से 250 होंगे, तो ऐसे ही सिंहाली स्टूडेंट के लिए वो मार्क्स सिर्फ 229 होंगे। इसके चलते यूनिवर्सिटीज में श्रीलंकन तमिल स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से गिरने लगी। श्रीलंकन तमिल्स के खिलाफ ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन के अन्य फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल तमिल एरियाज में सिंहाली पीजेंट्स के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉलोनाइजेशन, तमिल लैंग्वेज मीडिया के इंपोर्ट पर बैन और 1978 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका द्वारा बुद्धिज्म, जो सिंहालीज का मेन रिलीजन था, उसको प्रेफरेंस देना शुरू हो गया। 1972 में प्रभाकरन ने तमिल न्यू टाइगर्स का गठन किया। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट 1976 में वद्दुकोदोई रिजोल्यूशन लाया। इस रिजोल्यूशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट पर आधारित एक सेक्युलर सोशलिस्ट स्टेट ऑफ तमिल ईलम की क्रिएशन की मांग की गई थी। TULF ने सीक्रेटली यंग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। TULF के लीडर अपापिलई अमिर्थालिंगन ने LTTE और अन्य तमिल इंसर्जेंट ग्रुप्स को फंड रेज करने के लिए लेटर ऑफ रेफरेंस तक दिए। अमिर्थालिंगन ने ही प्रभाकरन को इंडियन एक्टर, कॉमेडियन और प्लेबैक सिंगर NS कृष्णन से इंट्रोड्यूस कराया था, जो बाद में LTTE के पहले इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव बने। आगे चलकर कृष्णन ने प्रभाकरन को एंटन बेलासिंघन से मिलवाया, जो बाद में LTTE के चीफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और चीफ नेगोशिएटर बने। जुलाई 1977 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी की स्वीपिंग इलेक्टोरल विक्ट्री के बाद TULF लीडिंग अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर के आया। उसने टोटल इलेक्टोरल वोट्स का लगभग 1/6 हिस्सा हासिल कर लिया। 1977 रियोट्स के बाद JR जयवर्धना गवर्नमेंट ने तमिल पॉपुलेशन को एक कंसेशन दे दी। उसने यूनिवर्सिटीज में लागू पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को हटा दिया, जिसने कई तमिल यूथ को मिलिटेंसी की ओर धकेल दिया था। हालांकि मिलिटेंट्स ने इस कंसेशन को काफी छोटा माना। इस समय तक TULF मिलिटेंट ग्रुप्स पर अपना कंट्रोल खोने लगी थी। LTTE ने सिविलियंस को 1983 लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का बॉयकॉट करने को कहा, जिसमें TULF ने भी कॉन्टेस्ट किया था। इसका नतीजा ये निकला कि वोटर टर्नआउट 10% तक गिर गया और इसके बाद तमिल पॉलिटिकल पार्टीज तमिल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करने में असमर्थ हो गए। अब इस पूरी लड़ाई को समझते हैं। इस लड़ाई को नाम दिया गया ईलम वॉर। इसका मतलब होता है आइलैंड की लड़ाई। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आउटब्रेक ऑफ वॉर यानी ईलम वॉर फर्स्ट पार्ट, जो कि 1983 से 1987 के बीच तक रहा। श्रीलंका में ऑनगोइंग पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के सपोर्ट के साथ नॉर्थ और ईस्ट में पॉलिटिसाइज तमिल यूथ ने मिलिटेंट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया। ये ग्रुप्स कोलंबो तमिल लीडरशिप से इंडिपेंडेंट तरीके से डेवलप हुए और अंत में इसमें ही जाकर मिल गए। इन ग्रुप्स में सबसे प्रोमिनेंट नाम रहा TNT, जिसने 1976 में अपना नाम बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम रख लिया। शुरुआत में LTTE ने स्टेट के खिलाफ वायलेंस का कैंपेन चलाया, जिसमें खासतौर पर पुलिसमैन और भी मॉडरेट तमिल पॉलिटिशियंस टारगेट बने, जो गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनका पहला मेजर ऑपरेशन 1975 में जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरप्पा की असैसिनेशन था, जिसे 1978 में तमिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट M करगतनम को भी मारा गया। मई 1981 में जाफर लाइब्रेरी को जला दिया गया। इस काम को खुद पुलिस ने सिंहालियों के साथ अंजाम दिया और इस दौरान 2 सिंहाली कैबिनेट मेंबर्स भी वहां शामिल थे। इस घटना में 90,000 से ज्यादा किताबें खत्म हो गई, जिसमें ज्यादातर हिस्टोरिकल वैल्यू वाली पाम लीफ स्क्रॉल्स भी शामिल थी। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां तमिल पीपल को ये यकीन हो गया कि गवर्नमेंट ना तो उनकी प्रोटेक्शन कर सकती है और ना ही उनकी कल्चर हेरिटेज की प्रोटेक्शन कर सकती है। इसी कारण लाखों लोग एक सेपरेट स्टेट को सपोर्ट करने लग गए। 23 जुलाई 1983 को LTTE ने तिरुवेनवेली जाफना में 13 सैनिक मार दिए। इसके बाद दंगे भड़क गए। लगभग 3,500 से 4,000 तमिल्स मारे गए। इससे पहले LTTE के पास केवल 30 फुल टाइम मेंबर्स थे। इसके बाद हजारों गुस्साए हुए तमिल यूथ्स ने तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए और श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े, जिसे सिविल वॉर की शुरुआत माना जाता है। LTTE के अलावा शुरुआत में कई अन्य तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स भी वहां मौजूद थे। LTTE की पोजीशन जो PLO से अडॉप्टेड थी, ये केवल एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मानी जाती थी।
मिड 1984 में सिन्हालीस कॉन्विक्ट को नॉर्थ में कैंट और डॉलर फार्म्स में बसाया जाने लगा, लेकिन वहां रहने वाले तमिल्स को श्रीलंकन पुलिस जबरदस्ती हटा रही थी। प्रिजनर्स की सेटलमेंट का इस्तेमाल तमिल्स को एरिया छोड़ने के लिए हैरेस करने में किया जा रहा था। तमिल्स का गुस्सा 7वें आसमान पे तब पहुंचा जब सिन्हालियों ने वहां एक तमिल यंग वुमेन को लाकर उसके साथ रेप अटेम्प्ट किया। इसके जवाब में LTTE ने लेट 1984 में कैंट और डॉलर फार्म पर हमला कर दिया, जिसमें 62 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए। इसके बाद कई अटैक्स बदले की भावना के साथ किए गए, खासकर श्रीलंकन आर्मी द्वारा किए गए अटैक्स के जवाब में। उदाहरण के तौर पर वेलवेती रुई हत्याकांड के तुरंत बाद अनुराधापुरा हत्याकांड हुआ। अनुराधापुरा हत्याकांड के बाद कुमुदिनी बोट हत्याकांड हुआ, जिसमें 23 से ज्यादा तमिल सिविलियंस मारे गए। समय के साथ LTTE ने लगभग सभी अन्य तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को अपने अंदर मर्ज कर लिया था। कुछ तमिल ऑरिजिनेटेड पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, लेकिन सभी LTTE के इंडिपेंडेंट स्टेट के विजन का उस समय विरोध कर रही थी। LTTE और गवर्नमेंट के बीच पीस टॉक्स 1985 में थिम्पू में शुरू हुए, लेकिन वे जल्दी ही फेल हो गए और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। 1986 में इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आर्मी ने सिविलियंस को मारा। 1987 में गवर्नमेंट ट्रूप्स ने LTTE फाइटर्स को नॉर्थ के शहर जाफना की ओर पुश कर दिया। अप्रैल 1987 में गवर्नमेंट फोर्सेस और LTTE के फाइटर्स के बीच लगातार ब्लडी ऑपरेशंस हुए। प्रभाकर ने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांट दिया। जमीन पर लड़ने वालों को ब्लैक टाइगर्स कहा जाने लगा, पानी में लड़ने वालों को सी टाइगर्स कहा जाने लगा, हवा में लड़ने वालों को एयर टाइगर्स कहा जाने लगा और इसके साथ एक इंटेलिजेंस विंग भी शामिल थी जो सुसाइड बॉम्बिंग जैसी एक्टिविटीज करती थी। मई-जून 1987 के दौरान श्रीलंकन मिलिट्री ने ऑपरेशन लिबरेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य जाफना पेनिनसुला की टेरिटरी को LTTE के कंट्रोल से वापस लेना था। ये इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंकन सॉइल पर श्रीलंकन मिलिट्री के द्वारा लड़ा गया पहला कन्वेंशनल वॉर था। यहाँ श्रीलंका की आर्मी ने बढ़त बना ली, लेकिन LTTE के लीडर प्रभाकरन और सी टाइगर लीडर थिल्लायम्पल्लम शिवासेनन बचकर निकलने में कामयाब हो गए। जुलाई 1987 में LTTE ने अपना पहला सुसाइड अटैक किया। कैप्टन मिलर ने एक्सप्लोसिव से भरा एक छोटा ट्रक फोर्टिफाइड श्रीलंकन आर्मी कैंप की दीवार में घुसा दिया, जिससे 40 सैनिक वहीं मर गए। पूरे वॉर के दौरान LTTE ने 378 से ज्यादा सुसाइड अटैक्स किए, जो दुनिया में किसी भी संगठन के द्वारा किए गए सबसे ज्यादा अटैक्स माने जाते हैं। इस लड़ाई में इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु की इन्वॉल्वमेंट खास तौर पे स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि कल्चरल सिमिलैरिटी के कारण श्रीलंकन तमिल्स की इंडिपेंडेंस के लिए भारत में जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था। अगस्त 1983 से मई 1987 तक इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW से इस पूरे मामले पर नजर रखवाई, क्योंकि तमिल्स पर हो रहा अत्याचार सरकार को भारत में घेरने का काम कर रहा था। लेट 1980s में इंडिया ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया। इस दौरान इंडिया ने तमिल एरियाज के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी, लेकिन श्रीलंका ने इसे घुसने से मना कर दिया और वापस भारत भेज दिया, जिसे 5 जुलाई 1987 को जब जाफना पर श्रीलंकन फोर्सेस की घेराबंदी चल रही थी, इंडियन एयरफोर्स ने वहां फूड पार्सल्स एयर ड्रॉप किए। उस समय श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना था कि LTTE को लगभग डिफीट मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने रिबेल्स के डायरेक्ट सपोर्ट में LTTE हेल्ड एरियाज में पैराशूट के जरिए 25 टन खाना और मेडिसिन भिजवाई। इसके बाद नेगोशिएशंस हुई और जुलाई में प्रभाकरन राजीव गांधी से मिलने आए और उन्होंने उनके सामने अपनी मांगे रखी। 29 जुलाई 1987 को इंडो श्रीलंकन पीस अकॉर्ड पर साइन हुए। ये अकॉर्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट जयवर्धना के बीच हुआ था। ये डील LTTE और श्रीलंका के बीच होनी थी और इंडिया इसे ऑर्गेनाइज कर रहा था, लेकिन इस दौरान LTTE का पक्ष राजीव गांधी ने रखा, जो कि आगे जाकर समस्या का कारण बन गया। LTTE भारत पर बहुत भरोसा करती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के वक्त में बनी थी और तभी से भारत ने इसे लगातार सपोर्ट किया था और अब इंदिरा गांधी के बेटे ही प्रधानमंत्री थे। इस डील के तहत श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिल डिमांड्स पर कई कंसेशंस दी, जिसमें प्रोविंसेस को पावर डिवोल्यूशन देना, नॉर्थर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस को मर्ज करना और तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस देना शामिल था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका के 13 अमेंडमेंट के रूप में इनेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद प्रभाकरन ने कहा कि उन्होंने एक अलग तमिल स्टेट की मांग की थी और पूरी तरह से हथियार फिलहाल न छोड़ने की बात कही थी। इन दोनों चीजों को न मानने के बावजूद भारत सरकार ने कैसे एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। इस एग्रीमेंट में इंडिया ने यह भी वादा किया कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के जरिए नॉर्थ और ईस्ट में ऑर्डर इस्टेब्लिश करेगा और तमिल लोगों को हथियार छोड़ने के लिए राजी करेगा। डिसएग्रीमेंट के बावजूद LTTE के साथ कई मिलिटेंट ग्रुप्स शुरू में सरेंडर करने पर एग्री हो गए और कुछ चीजें अच्छी होने लग गई, लेकिन फिर अक्टूबर 1987 में LTTE की 12 मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, उनकी सुसाइड की खबर आई
12 लोगों का साथ में सुसाइड करना बहुत स्ट्रेंज चीज थी। पहली बात तो वो गवर्नमेंट कस्टडी में थे, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर थी, और ये वही पुलिस थी जिसने तमिलियों पर हमेशा अत्याचार किए थे। तो ऐसे में ये खबर सुनते ही तमिल लोग और ज्यादा भड़क गए और दंगे दोबारा शुरू हो गए, जिससे साउथ में लड़ाइयां बढ़ने लगी। नॉर्थ में ज्यादातर एरियाज का कंट्रोल IPKF के हाथ में जाने से श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपनी फोर्सेस साउथ की ओर शिफ्ट करने का और आसानी से मौका मिल गया, ताकि प्रोटेस्टर्स को वो दबा सके। भारत ने IPKF की तैनाती तो कर दी थी, लेकिन अब LTTE की लड़ाइयां IPKF से होने लगी। अब दोनों तरफ से नुकसान भारत को ही होता था। LTTE को सामान भारत दे रहा था और उसी से IPKF की लड़ाइयां हो रही थी। तो ऐसे में इंडियन फोर्स पर इंडिया और श्रीलंका दोनों में सवाल उठने लगे। इसी दौरान नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के कारण कई सिन्हालियों ने भी श्रीलंका में लगातार इंडियन प्रेजेंस का विरोध किया। इस डेवलपमेंट के चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया से आइलैंड छोड़ने की मांग की, और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने LTTE के साथ एक सीक्रेट डील साइन की, जिसमें नतीजा सीजफायर के रूप में सामने आया। अब अप्रैल 1989 में राणा सिंघे प्रेमदासा गवर्नमेंट ने श्रीलंका आर्मी को सीक्रेटली LTTE को हथियार हैंडओवर करने का ऑर्डर दे दिया, ताकि वो अब IPKF और उसकी प्रॉक्सी तमिल नेशनल आर्मी से लड़ सके। इस दौरान IPKF की कैजुअलिटीज धीरे धीरे बढ़ने लगी और श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड से IPKF की विड्रॉल की मांग तेज हो गई। लेकिन राजीव गांधी ने IPKF को श्रीलंका से हटाने की मांग को इनकार कर दिया। राजीव गांधी का IPKF को डिप्लॉय करना उनकी बेवकूफी साबित हुई, क्योंकि पहले जिस LTTE को वो सपोर्ट करते थे, अब उनकी IPKF की उसी LTTE से लड़ाइयां चल रही थी, और इस सब लड़ाई में भारत के सैनिक शहीद हो रहे थे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एग्रीमेंट जो हुआ था वो श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच में होना था, और उन दोनों को राजी करवाना चाहिए था। लेकिन भारत ने LTTE की तमिल ईलम कंट्री की मांग को इग्नोर कर दिया और बिना दोनों के एग्रीमेंट के IPKF को श्रीलंका में तैनात कर दिया। हालांकि दिसंबर 1989 में राजीव गांधी को इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हार के बाद नए प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने IPKF को विड्रॉल कर लिया, और 24 मार्च 1990 को IPKF का आखिरी शिप श्रीलंका से रवाना हुआ। श्रीलंका में IPKF की 32 मंथ्स की प्रेजेंस के दौरान 1200 इंडियन सैनिक मारे गए और 5000 से ज्यादा श्रीलंकन्स की मौत हो गई, और इंडियन गवर्नमेंट को इस सब में 10.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इसमें इंडिया का पैसा भी खराब हुआ, जाने भी गई और प्रेस्टीज को भी काफी नुकसान पहुंचा। अब दोबारा इलेक्शंस आए तो LTTE के लिए राजीव का दोबारा से सत्ता में आना बहुत बड़ी समस्या था, क्योंकि उनके आने से ऐसा भी हो सकता था कि IPKF की श्रीलंका में वापसी हो जाए। यही सोचकर LTTE ने एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर तेनमोजी राजारत्नम को भेजा। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में रैली के दौरान जो राजीव के पास आई और विस्फोट कर दिया। 1998 में स्पेशल जज वी नावनीतम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने LTTE और उसके लीडर वेला पिल्लई प्रभाकरन को इस असैसिनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया। 2006 के इंटरव्यू में LTTE के आइडियोलॉग एंटोन बालासिंघम ने असैसिनेशन पर रिग्रेट जाहिर किया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की। इसके बाद आता है ईलम वॉर सेकेंड, यानी 1990 से 1995 का दौर। 1990 में ईलम वॉर सेकेंड की शुरुआत हुई, जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से टूट गई थी। IPKF श्रीलंका से वापस भारत आ चुकी थी और दंगे दोबारा भड़कने लगे थे। LTTE पहले की तरह ही मांगे कर रही थी। जून 1990 में LTTE ने ईस्टर्न प्रोविंस और नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट फोर्सेस पर बड़े अटैक्स किए। इस फेस में बैटिका लोआ, ट्रिंकोमाली और जाफना स्ट्रेटेजिक एरियाज बन गए। LTTE ने कई पुलिस स्टेशंस पर कब्जा किया, जबकि गवर्नमेंट ने हैवी मिलिट्री रेस्पॉन्स वापस दिया। 1991 से 1992 के दौरान श्रीलंकन आर्मी ने ऑपरेशन बाला विग्या और दूसरे काउंटर ऑफेंसिव्स चलाए। गवर्नमेंट ने पैलेली एयरबेस और जाफना फोर्ट को बचाने पर जोर दिया, क्योंकि ये नॉर्थर्न फ्रंट के लिए क्रूशियल थे। 1993 में प्रेसिडेंट राणा सिंघे प्रेमदासा की असैसिनेशन हो गई, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने मिलिट्री अप्रोच को और ज्यादा एग्रेसिव कर दिया। इस पूरे माहौल में श्रीलंका की सरकार लगातार LTTE को हथियार छोड़ने के लिए कह रही थी, और दूसरी तरफ LTTE तमिल राष्ट्र की मांग पर अड़ गई थी। 1994 से 1995 के बीच में प्रेसिडेंट चंद्रिका कुमारतुंगा ने सत्ता में आने के बाद कई बार पीस टॉक शुरू करने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे पर भरोसे की बड़ी समस्या थी, और चंद्रिका इलेक्शन कैंपेनिंग में ये भी कई बार कह चुकी थी कि वो LTTE को पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो ऐसे में भरोसा और ज्यादा कम हो गया था। गवर्नमेंट ने ऑपरेशन रिविरेसा लॉन्च किया, जिसके तहत जाफना पेनिनसुला पर फुल स्केल असॉल्ट शुरू हो गया। लेट 1995 में जाफना सिटी गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया, और इसी के साथ ईलम वॉर सेकेंड का अंत हो गया। बाद आता है ईलम वॉर थर्ड 1995 से 2002 के दौर के समय का।
1995 में इलम वॉर थर्ड की शुरुआत हुई। ऑपरेशन रिवरेसा के बाद जाफना गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया था, लेकिन एलटीटीई ने गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा इंटेंस बना दिया। अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा। 1996 में एलटीटीई ने मुलातिवू आर्मी कैंप पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें श्रीलंकन आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा। ये इवेंट वॉर का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, क्योंकि एलटीटीई की मिलिट्री कैपेबिलिटीज इसमें साफ नजर आई। 1997 से 1998 के दौरान गवर्नमेंट ने ऑपरेशन जाया सिकारू लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था जाफना को वावुविना से लैंड रूट के जरिए कनेक्ट करना। हालांकि हैवी फाइटिंग और कैजुअलिटीज की वजह से ऑपरेशन लिमिटेड सक्सेस तक ही रहा। प्रेसिडेंट चंद्रिका कमरतुंगा पर सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। इस अटैक ने देश की इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दोबारा से उजागर किया। 2000 में एलटीटीई ने एलिफेंट पास पर कब्जा कर लिया, जो कि एक हाईली स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस था। इसके बाद एलटीटीई फोर्सेस जाफना पेनिनसुला से काफी करीब पहुंच गई, जिसमें गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। एलटीटीई को भरोसा हो चुका था कि तमिल लोगों को श्रीलंका में शांति और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिल पाएंगी, इसलिए अब वो किसी भी तरह तमिल ईलम को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। 2001 में कोलंबो में बेंदर नाइकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एलटीटीई ने हमला किया, जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। इस इंसिडेंट ने श्रीलंका की इकोनॉमी और टूरिज्म सेक्टर को अफेक्ट किया। 2002 में नॉर्वे में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके साथ ही एक्टिव फाइटिंग रुकी और पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई। यही इवेंट इलम वॉर थर्ड का ऑफिशियल एंड माना जाता है। हालांकि अंडरलाइंग टेंशंस बनी रही और कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। इसके बाद आया इलम वॉर फोर्थ का पीरियड। इलम वॉर फोर्थ की शुरुआत 2006 में हुई, जब सीज फायर एग्रीमेंट जो कि 2002 में हुआ था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटीई के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही थी, और खासकर नॉर्थर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में। 2006 में माविल अरू वाटर डिस्प्यूट एक मेजर ट्रिगर बना। एलटीटीई ने लुइस गेट्स बंद करने के बाद गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्शन लिया, जिससे फुल स्केल वॉर दोबारा से शुरू हो गया। इसके साथ ही ईस्टर्न प्रोविंस में हैवी फाइटिंग देखने को मिली। 2007 में श्रीलंकन आर्म फोर्सेस ने ईस्टर्न प्रोविंस में मेजर ऑफेंसिव चालू किए और बैतिकोलाओ, अम्पारा और त्रिनकोमाली जैसे एरियाज गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए। इस फेज में एलटीटीई का इन्फ्लुएंस ईस्ट से लगभग खत्म हो गया था। 2008 में गवर्नमेंट ने अपना फोकस नॉर्थर्न प्रोविंस पर शिफ्ट कर दिया। किलिनकोची, जो एलटीटीई का डी फैक्टो कैपिटल माना जाता था, एक की टारगेट बन गया। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक्स किए, जिससे एलटीटीई की सप्लाई लाइंस कमजोर हो गई। 2009 की शुरुआत में किलिनकोची गवर्नमेंट फोर्सेस के हाथों में चला गया। इसके बाद फाइटिंग मुलावितु रीजन तक सीमित हो गई। एलटीटीई की लीडरशिप और फाइटर्स एक छोटे से एरिया में ट्रैप्ड होकर रह गए, जिसे नो फायर जोन कहा जाने लगा। मई 2009 में कॉन्फ्लिक्ट अपने फाइनल स्टेज में पहुंची और इसके साथ ही इलम वॉर फोर्थ की ऑफिशियल एंडिंग हो गई। इसके साथ ही 26 सालों से चल रहा श्रीलंकन सिविल वॉर समाप्त हो गया। इस वॉर के एंड ने श्रीलंका में शांति तो लाई, लेकिन जिन वजहों से लड़ाई शुरू हुई थी वे आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। श्रीलंकन तमिल्स, खासकर नॉर्थर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में रहने वाले लोग आज भी सिविल वॉर की लेगेसी में ही जी रहे हैं। वॉर विक्टिम्स के लिए मेमोरियल इवेंट्स हर साल होल्ड किए जाते हैं, जैसे मुल्लीवाइकल रिमेम्बरेंस डे। लेकिन जब तमिल पब्लिक तमिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती है तो उन्हें सर्वेलेंस और रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। तमिल मेजॉरिटी एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी सीरियस है, क्योंकि वहाँ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। खासकर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आने वाले लोग बेसिक नीड्स पूरी करने में भी स्ट्रगल करते हैं, और इससे उनकी लाइफ अर्बन सिंहाली एरिया से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। कई तमिल फैमिलीज अर्लियर क्राइसिस के दौरान आइलैंड छोड़कर अब्रॉड सेटल हो गए थे, जबकि कुछ लोग सालों तक इंटरनली डिस्प्लेस होकर रहते रहे। ज्यादातर तमिल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जैसे ज्यादा ऑटोनॉमी या सेल्फ डिटर्मिनेशन, अब तक पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया गया है। हालांकि पार्लियामेंट में तमिल पार्टीज मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोकल एरियाज में तमिल्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम है। कुछ श्रीलंकन तमिल्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान आइलैंड से भागकर तमिलनाडु या दूसरी जगहों पर सेफ्टी तलाशने गए थे। ये रेफ्यूजी ऑफिशियल रेफ्यूजी स्टेटस और लीगल डॉक्यूमेंट्स की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत कम सपोर्ट मिल पाता है। फाइनेंशियल हार्डशिप और होम रिटर्न को लेकर अनसर्टेनिटी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इतने लंबे समय के बाद जाकर 2024 में श्रीलंका को डॉक्टर हारिनी अमरसूर्या के नाम से पहला
तमिल प्रधानमंत्री मिला, जबकि प्रेसिडेंट का पद आज तक किसी भी तमिल को नहीं मिला है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस सिविल वॉर के लिए कौन जिम्मेदार था, और इसके साथ ही वेलिपुलाई प्रभाकरण की इमेज आपको कैसी लगती है।